खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। हाथरस से अंजुला माहौर को टिकट दिया गया है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, अमृतपुर से सुशील शाक्य, फर्रुखाबाद से सुनील दत्त, भोजपुर से नागेंद्र राठौक, छिबरामऊ से अर्चना पांडे और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। जानना चाहेंगे कि जैसा पहले जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें तमाम लोगों के नाम काटे गए थे, क्या इस बार बीजेपी ने वो किया या फिर नाम काटने से परहेज किया है जो सिटिंग विधायक है? देखिए, ज्यादातर जो नए लोग आए हैं उनमें शुमार है खास तौर पे अन्य दलों से आए लोगों की। दूसरी बड़ी चीज है कि जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट यानी सिटिंग विधायक नहीं थे। अगर हम कन्नौज की बात करें तो रिसेंटली वीआरएस लिया था, असीम अरुण ने, उनकी टिकट जो है वो कन्नौज से कंफर्म हो गई थी। पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी वहां से जीती थी और बीजेपी के हाथ में ये सीट नहीं थी। दूसरी बड़ी चीज की अगर हम कन्नौज की बात करें तो अर्चना पांडे को कन्नौज से टिकट दिया गया, जो कि पूर्व मंत्री भी है, छिबरामऊ से उन्हें दिया गया। कैलाश राजपूत को तिरवा से दिया गया टिकट। और सबसे बड़ी चीज की समाजवादी पार्टी से अभी रिसेंटली हरिओम यादव, जिन्होंने ज्वाइन की थी, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं और उन्हें सिरसागंज से टिकट दिया गया है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने उन लोगों को रखा है जिनकी पहले से उम्मीद थी कि इन लोगों को टिकट मिलेगा। महिलाओं को अगर हम देखें तो इस बार भी 85 में से 15 सीटें जो है वो महिलाओं को दी गई हैं। चाहे वो नीलिमा कटियार की बात करें, अर्चना पांडे की बात करें, सरिता भदौरिया की बात करें, 15 महिलाओं को बीजेपी ने इस बार भी टिकट दिया है। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अदिति सिंह जुड़ गई हैं जो बीजेपी में शामिल हुई हैं। अदिति सिंह, जैसे हम देखें कि कहा जा रहा था कि आपको टिकट तो मिलना ही है, तो जिस सीट से आप चाह रही थी वहीं से टिकट मिला है, क्या कहेंगी? मेरा घर है वहां से जिसका मैंने अनुरोध किया था, उसके लिए मैं बहुत ही अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपनी पार्टी को, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी और वादा भी करना चाहूंगी कि पूरी मेहनत और पूरी सच्चाई के साथ काम किया है। इसके अलावा जो आपकी सीट है वहां से तो टिकट मिला है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें जो आसपास रायबरेली का जो क्षेत्र है, एक गढ़ है, उसमें कितना असर डाल पाएंगी अदिति सिंह आप? क्योंकि आप के जो पिता जो हैं उनका एक बड़ा वर्चस्व रहा है उस क्षेत्र में, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? मेरा मानना है कि बीजेपी लोकसभा सांसदीय क्षेत्र की और 2024 में सांसदीय चुनाव भी जीत के आएगी। जी, मेरा मानना है। जी, इसके अलावा अदिति सिंह क्या देखती हैं अपने राजनीतिक भविष्य को कि इस इलेक्शन के बाद क्या कोई बड़ा ओहदा, बड़ा पद भी बीजेपी आपको दे सकती है? मैंने कभी ये सारी चीजें नहीं सोची है। मेरा जैसे मैं पहले काम कर रही थी वैसे अब भी काम कर रही हूँ, वैसे ही मुझे आगे भी काम करना है। जैसे पूरे 5 साल काम करती हूँ वैसे ही चुनाव प्रचार के दरमियान काम करती हूँ, वैसे ही चुनाव के बाद काम करती हूँ। मैंने कभी ये सर नहीं सोचा है। मेरा परिवार एक पर पार्टी बना के गया है, मेरे आदरणीय पिताजी एक पर पार्टी तैयार करके गए हैं। वो मुझे बता के गए हैं, समझा के, सिखा के गए हैं कैसे मुझे अपने क्षेत्र में काम करना है। मैं बस उनके पच्चीनों पे चल रही हूँ, बहुत ज्यादा दाएं बाएं मैं देखती हूँ। अदिति जी, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जब से आप बीजेपी में शामिल हुई उसको वो लगातार हमलावर है आपके ऊपर, उसको कैसे देखती हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है पहले विचारधारा इनकी अलग थी, अब कुछ ही समय में इनकी विचारधारा इतनी ज्यादा बदल गई है, आज कांग्रेस पार्टी खराब लगने लगी अदिति सिंह को, इसको लेकर क्या कहेंगी? आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? किस विचारधारा की कांग्रेस बात कर रही है जब वो यहाँ एक विचारधारा अपनाती है?
शिवसेना के साथ गठबंधन करती है, तीसरी विचारधारा अपनाती है। किस विचारधारा की बात करिए कांग्रेस? पहले मुझे समझा दे तो मैं उसका जवाब दूंगी। नहीं, इसको लेकर जैसा आपने कहा अदिति जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो शिवसेना के साथ गठबंधन करती, तो आपकी पार्टी पर भी, बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन जम्मू कश्मीर में कर लेती है। है नहीं है, मुझे तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है अब उनकी विचारधारा। हमको भी समझा दें एक बार। लेकिन अदिति जी, जब आपने राजनीति में कदम रखा था तो आप कांग्रेस पार्टी की आपने काफी ज्यादा तारीफ की थी उस वक्त, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी अब आपको खराब लगने लगी? पूरे 5 साल में जो मैंने इनकी वर्किंग देख ली, जब कोई व्यक्ति किसी चीज में कदम रखता है, किसी चीज के प्रति वफादारी से काम करता है, तो बहुत सारे उनके आइडियोलॉजीज होते हैं। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि यहाँ आइडियोलॉजी के नाम पे, लीडरशिप के नाम पे कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये इन सारी चीजों से आहत होकर मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ की वोटिंग से, बहुत संतुष्ट हूँ। जी अदिति जी, चलते चलते आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन से ऐसे काम है जिनको लेकर आप अब जनता के बीच जाएंगी? बहुत सारे ऐसे काम है, अनगिनत काम है, चाहे वो पेंशन डबल करने की योजना हो, चाहे वो निःशुल्क राशन की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर की योजना हो। बहुत सी ऐसी अनगिनत योजनाएं है ना, जो जिससे हमारी जनता भी प्रभावित योजनाओं से, और जिससे मैं भी प्रभावित। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं अदिति जी आपको, आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर। तो हम बात कर रहे थे, बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तमाम उन लोगों को भी टिकट दिए गए हैं जो दूसरी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वापस हम अमित के पास आएंगे, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, जो सिटिंग विधायक है उनके बहुत कम इस बार टिकट कटे हैं। हालांकि जहां से बीजेपी हारी थी जिन सीटों से, वहां से जो नए लोग आ रहे हैं उनको वहां जिम्मेदारी दी जा रही है। वापस अमित से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, बीजेपी ने एक और नई लिस्ट जारी कर दी है।